तो कह रहा है कि जहाँ पे जो वर्षा कम होती है वहाँ सुखाड़ की समस्या होती है, जैसे फसल न लगाने के से खदान की कमी हो जाती है, यानी जहाँ वर्षा होगी नहीं तो फसल लगाया नहीं जाएगा, पेयजल की कमी हो जाएगी, मवेशियों के चारे की कमी हो जाएगी और अन्य खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ जाएगा क्योंकि वहां पे उपजाऊ होगी नहीं, लूट मार बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था पे भी बड़ा असर पड़ेगा, लोग भूखमरी के कारण मरेंगे और बहुत सारी आपदाएं शुरू हो जाएगी। यानी कोई इंसान भूखा नहीं रह सकता है, कितना दिन, 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, अंततः उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति सुखाड़ वाले क्षेत्रों में होती है, तो सरकार भी उसकी सहायता कर, जैसे अभी देखिए कोरोना की महामारी संकट चल रही है, जिसमें क्या है सरकार लगातार जो राशन कार्ड वाले हैं उनको भी सहायता कर रही है, जो नहीं है उनको भी सहायता कर रही है। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है, भले ही बीच वाले लोग जो इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं उसको नहीं दे रहे हैं, अब तक नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार तो वहां से अलाउ कर रही है। अब इसमें बीच वाले लोगों में कमी है जो अब तक सामान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। भारत में सुखाड़ का क्षेत्र कह रहा है कि भारत में 77 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां लगभग प्रति वर्ष सुखाड़ होता है। यानी भारत सरकार ने 77 जिलों का मुआयना किया है जो कि लगभग हर एक साल सुखाड़ ग्रसित होते हैं, जिसमें राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले आते हैं। इन सभी जिलों में प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सुखाड़ जैसी आपदाएं होती है। भारत में सुखाड़ का दुर्भाग्य स्थिति 19वीं सदी 1877 ईस्वी में और 1899 ईस्वी में भयावह दृश्य उत्पन्न किया था। यानी सबसे भयानक जो सुखाड़ उत्पन्न हुआ था 1877 में हुआ, फिर 1899 में हुआ और 20वीं सदी में कह रहा है कि 1918 में हुआ, 1966 में और 1987 में भयंकर जो सुखाड़ उत्पन्न हुआ। सुखाड़ प्रबंधन के लिए कह रहा है कि 2 योजनाएं हैं, एक दीर्घकालीन योजना है और दूसरा लघु योजना है। दीर्घकालीन जो लंबे समय तक चले, लघु यानी जो कम समय तक चले। दीर्घकालीन में नहर, तालाब, कुएं, पाइन, अहर का विकास करना जिसके कारण जल की समस्या उत्पन्न न हो और आप जलाशय आप तक पहुंच सके। फिर कहा पंजाब, हरियाणा में नहरों का जाल बिछा हुआ है, सुखाड़ग्रस्त समस्याओं में अस्थायी समाधान के लिए ऐसा किया जाता है। बिहार में कह रहा है कोसी कमांड क्षेत्र में, गंडक कमांड क्षेत्र में, चांदन क्यूल कमांड और सुखाड़ क्षेत्रों में नहर जैसे बनाकर प्राकृतिक आपदाओं से दूर करने की समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कह रहा है तालाब भी बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में कह रहा है कि बोरिंग और ट्यूबवेल द्वारा भूमिगत जल की तीव्र अतिदोहन की जा रही है, यानी हैंडपंप और बोरिंग के माध्यम से हम लोग जल का दुरुपयोग ज्यादातर कर रहे हैं। देख रहे हैं पंजाब और हरियाणा में छिड़काव करने वाला जो माध्यम है उसके माध्यम से खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा का पूरा खेत सिंचाई होता है, जिस कारण जल की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। भूमिगत जल क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल क्या है? भूमिगत जल ही है जो आपका 2.5 से 3% है। यही जल आप पीने के काम में लाते हैं और खाने के काम में, बनाने के काम में लाते हैं, नहाने के काम में लाते हैं, कपड़ा धोने के काम में लाते हैं, फैक्ट्रियां के वस्तु निर्माण करने के काम में लाते हैं। बताइए ये खत्म हो जाएगा तो क्या आप कीजिएगा? और लगातार ये खत्म हो रही है क्योंकि वाटर रिसोर्सिंग लगातार नीचे जा रही है। तो इसका मुख्य साधन, मुख्य कारण क्या है? जो लगातार जल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, कंपनियों में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, जो हम लोग लगातार हैंडपंप को चालू करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। नल जल योजना में देखिए कितनी पानी की बर्बादी हो रही है, कितना जल का बर्बाद हो रहा है, लगातार इसको हम लोग देख रहे हैं। फिर इसके साथ साथ हम लोग कह रहा है कि मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं जल को, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जल को सीमित मात्रा में उपयोग करना होगा। सिंचाई में भी इसका दुरुपयोग नहीं करना होगा। ड्रिप छिड़काव या सिंचाई छिड़काव का उपयोग करके जल को हम लोग बचा सकते हैं। संसार में जल को बचाना एक बहुत बड़ा चुनौती है, लगातार सरकार भी इसके लिए अपनी योजना बना रही है और गंभीरता से ले रही है। मैंने भी एक अपनी योजना चलाया है, प्रत्येक बर्थडे पे 2 आप वृक्ष लगाइए, जिससे क्या होगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा और ज्यादा पेड़ पौधे होने से जल भी समय पर वर्षा होगी। तो इसलिए आप लोग इस प्रयास को जरूर ध्यान में रखिएगा और आप लोग अपने बर्थडे पर जरूर पेड़ लगाइएगा, 2 पेड़ जरूर। राजस्थान जैसे राज्य में छोटे स्तर पर जल संग्रह के लिए 50 हेक्टेयर तक का वाटर क्षेत्र बनाया गया है। यानी कह रहा है कि इसको लगातार जल को संग्रह करने के लिए वाटर रिसोर्सेज केंद्र बनाया गया है। ऐसे कि एक और बता दे रहा हूं मैं, क्या किया जाता है, घर के छत पर लोग टंकी बनाता है और वर्षा जल को उसमें रखता है, या जो पाइप वर्षा जल जो पाइप के माध्यम से बाहर जो निकलता है उसके लिए जमीन के अंदर लोग खोदकर, जैसे टॉयलेट का हम लोग हौज बनाते हैं वैसे ही हौज बनाकर उसमें जल को रखते हैं, या बहुत लोग उस जल को संग्रह करके सिंचाई के उपयोग में भी लाते हैं। तो ये सब क्या है, ये जल को, भूमिगत जल को बचाने का और ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने का
बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आप लोग नाली के पानी को जमीन में अंदर रिसोर्सिंग होने देते हैं, वैसे ही आप वर्षा जल को भी अंदर जमीन में डाल सकते हैं। क्योंकि आज नाली का पानी बहुत कम हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, आज सारी नालियां पक्की हो गई है, इस कारण जल का अंदर भूमि के अंदर कम जा रहा है। सबसे बड़ा वाटर फिल्टर जो आपका भूमि है, तो ये कितना भी दूषित, कितना भी प्रभावित जो भूमि होता है, जल होता है, उसको शुद्ध करके पुनः आपको पीने के योग्य बना देता है। लेकिन इतना पृथ्वी और इतना भूमि भी केमिकलाइज हो गया है दवा के छिड़काव से कि वो भी अब क्या कर रहा है, उतना अब शुद्ध नहीं कर पा रहा है। कहीं आर्सेनिक की मात्रा, कहीं फ्लोराइड की मात्रा, कहीं सीसा की मात्रा अधिक हो जा रही है पानी में, जिस कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो यही जो था आपका प्राकृतिक आपदा में बाढ़ और सुखाड़ के बारे में था, जिसपे हम लोगों ने चर्चा किया और इसके बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भूकंप के बारे में और सुनामी के बारे में। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। जय हिंद।